नमस्ते इंडिया, आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि। आज आपसे यासीन मलिक के बारे में बात करेंगे। टीवी में तो आपने देखा होगा यासीन मलिक न्यूज़, यासीन मलिक लेटेस्ट न्यूज़, यासीन मलिक कश्मीर, यासीन मलिक टेरर फंडिंग केस, पर हम आपसे यासीन मलिक के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। यासीन मलिक का जीवन परिचय। यासीन मलिक एक कश्मीरी आतंकवादी है। यासीन मलिक अपने आप को एक कश्मीरी अलगाववादी नेता बताते हैं। यासीन मलिक कश्मीर को अलग देश बनाने के लिए समर्थन करते हैं कि जम्मू कश्मीर अलग देश बने, या भारत की भाषा में कहें अलग आतंकवादी देश बनाने का समर्थन करते हैं। यासीन मलिक का जन्म बुधवार 3 अप्रैल 1966 को मैसूमा श्रीनगर में हुआ था। यासीन मलिक एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता गुलाम कादिर मलिक एक सरकारी बस चालक थे। 2005 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। यासीन ने श्रीनगर के श्री प्रताप कॉलेज से स्नातक किया। यासीन अभी भी श्रीनगर के एक उपनगरीय इलाके मैसूमा में स्थित अपने पुश्तैनी घर में रहते हैं। यासीन मलिक ने 22 फरवरी 2009 को एक पाकिस्तानी चित्रकार मुसाल हुसैन मलिक से शादी कर ली। 2012 में यासीन मलिक की एक बेटी हुई जिसका नाम रजिया सुल्ताना है। यासीन मलिक की शुरुआत से लेकर अंत तक का जीवन। हथियार उठाने से पहले ही मोहम्मद यासीन का कुख्यात इतिहास रहा है। यासीन मलिक ने अपने राजनीतिक और आतंकवादी करियर की शुरुआत 1980 के दशक में शुरू की थी। यासीन मलिक 1980 में ताला पार्टी के सदस्य थे। ताला पार्टी 1980 में युवाओं का एक स्थानीय विद्रोह समूह था जो कश्मीर में अशांति पैदा करने में शामिल होता था। ताला पार्टी के समूह ने एक बार 1983 में शेरे कश्मीर स्टेडियम में आयोजित होने वाले भारत बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट मैच को भी नहीं होने दिया था। 1986 में ताला पार्टी का नाम बदलकर इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग ISL कर दिया गया, जिसमें कश्मीर में एक महत्वपूर्ण युवा आतंकवादी आंदोलन का गठन किया। तब यासीन मलिक इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग ISL के महासचिव थे। 1987 में विधानसभा चुनावों के लिए यासीन मलिक ने इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग ISL को मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF में शामिल कर दिया, पर यासीन मलिक ने किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि उसे संविधान में विश्वास नहीं था। लेकिन यासीन मलिक ने श्रीनगर के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF के लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी ली। यासीन मलिक ने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ शाह के लिए प्रचार किया। मोहम्मद यूसुफ शाह श्रीनगर के अमीरा कदल से 1987 के चुनाव में खड़े हुए थे, पर जैसे ही मतगणना शुरू हुई यह स्पष्ट हो गया कि यूसुफ शाह हार रहे हैं। विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन शाह को विजेता घोषित किया गया। उसके बाद यासीन मलिक और यूसुफ शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 1987 के अंत तक जेल में रखा गया। चुनावों में व्यापक धांधली और बूथ कब्जा की सूचना मिली थी, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस गठबंधन को विधानसभा में 62 सीटों के साथ विजेता घोषित किया गया और सरकार बनाई गई। 1988 में जेल से छूटने के बाद यासीन मलिक और हामिद शेख, अशफाक वानी और जावेद अहमद मीर के साथ पाकिस्तान चला गया आतंकवादी की ट्रेनिंग लेने के लिए। पाकिस्तान में कुछ दिन रहकर बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली और आतंकवाद को बढ़ाने की ट्रेनिंग ली, और बहुत सारे हथियारों के साथ यासीन मलिक वापस कश्मीर आ गए। और यासीन मलिक ने कश्मीर आते ही JKLF उग्रवादियों का एक समूह गठित किया जिसे हाजी समूह कहा जाता है। कहा जाता है कि 1989 में यासीन मलिक ने कश्मीर को स्वतंत्र देश घोषित करने के लिए युद्ध छेड़ दिया, जिसमें बहुत से भारतीय सैनिक और मासूम मारे गए। 1989 में ही यासीन मलिक ने पाकिस्तान के आतंकियों से मिलकर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। साल 1989 में VP सिंह की सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे। उस समय श्रीनगर में 3 आतंकियों ने गृह मंत्री मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद को बस से अगवा कर लिया था। तभी 1989 में यासीन मलिक ने सरकार के सामने 5 आतंकवादियों की रिहाई की शर्त रखी थी। 1989 में ही कश्मीर में यासीन मलिक ने मजहब के नाम पर मुस्लिम युवाओं के दिमाग में जहर भरकर उन्हें हथियार उठाने के लिए ब्रेन वॉश किया। कहा जा सकता है कि इन्हीं अलगाववादी ताकतों के आगे झुककर तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कई आतंकियों को जेल से रिहा किया था, जिसके बाद कश्मीर में कत्लेआम मचा। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कर खूंखार आतंकवादी को रिहा करवाने के पीछे भी JKLF का यासीन मलिक का हाथ था।
1989 में हथियारों बंदूकों के दम पर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और कश्मीरी पंडितों की हत्या और बलात्कार के पीछे यासीन मलिक का हाथ था। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के पीछे भी यासीन मलिक का हाथ था। यासीन मलिक ने सरकारी कर्मचारियों से लेकर भारत समर्थक हर वर्ग के लोगों को खुलकर निशाना बनाया। 1989 में यासीन मलिक ने आतंकवादी के साथ मिलकर कश्मीरी पंडित न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी। फिर 1990 में श्रीनगर के रावलपोरा में यासीन मलिक ने आतंकवादियों के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के जवानों पर हमला किया था। इस घटना में 4 जवान शहीद हो गए थे और 40 लोग घायल हो गए थे। बताया जाता है कि एयरफोर्स के जवान एयरपोर्ट पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। यासीन मलिक ने इंटरनेशनल मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में इसे स्वीकार किया है। मार्च 1990 में अशफाक वानी भारतीय सुरक्षा बलों के साथ लड़ाई में मारा गया और अगस्त 1990 में यासीन मलिक को घायल हालत में पकड़ लिया गया। यासीन मलिक को मई 1994 तक जेल में रखा गया था। 1992 तक JKLF के अधिकांश आतंकवादी मारे गए या पकड़े गए। मई 1994 में जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद यासीन मलिक ने JKLF के अनिश्चितकालीन युद्ध विराम की घोषणा की। अक्टूबर 1999 में मलिक को भारतीय अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA के तहत गिरफ्तार किया गया था और 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निवारण अधिनियम के तहत फिर से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें लगभग 1 साल तक हिरासत में रखा गया था। 1994 तक JKLF के चीफ के तौर पर कत्लेआम मचाने वाले यासीन मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत के जरिए कश्मीर को आज़ाद कराने का फैसला लिया। पाकिस्तान ने भी यासीन मलिक को JKLF के सर्वमान्य नेता के तौर पर मान्यता दी। तत्कालीन सरकारों ने घाटी में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़े फैसले लेने की जगह हत्याओं में सीधे तौर पर शामिल रहे यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों को अलगाववादी नेता के तौर पर स्थापित होने में मदद की। हालांकि उस पर कुछ मुकदमे चलते रहे, लेकिन यासीन मलिक को सजा देने की बजाय उसके लिए रेड कारपेट बिछा दी गई। वामपंथी विचारधारा के एक बड़े बुद्धिजीवी वर्ग ने यासीन मलिक को हाथों हाथ लिया और उसे कश्मीर से उग्रवाद को खत्म करने वाला अलगाववादी नेता बना दिया, जबकि JKLF पत्थरबाजी से लेकर आतंकी घटनाओं में शामिल रहा। यासीन मलिक जैसे कश्मीर के पूर्व आतंकी अलगाववादी नेता को कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान के साथ बातचीत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 2006 में UPA सरकार में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने JKLF चीफ यासीन मलिक को PM आवास में बुलाकर उसके साथ चर्चा की। यासीन मलिक के साथ पूर्व PM मनमोहन सिंह की मुस्कुराने वाली तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, यासीन मलिक के साथ वामपंथी विचारधारा की लेखक अरुंधति राय की तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर का इस्तेमाल अप्रत्यक्ष रूप से द कश्मीर फाइल्स में भी किया गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो यासीन मलिक जैसे आतंकी को दिल्ली तक पहुंचाने में ऐसे ही लोगों का हाथ रहा है। जबकि यासीन मलिक पाकिस्तान यात्रा पर 26/11 हमले के मास्टरमाइंड रहे हाफिज सईद के साथ मुलाकात करता रहा। कहना गलत नहीं होगा कि भले ही यासीन मलिक ने आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया हो, लेकिन वह पाकिस्तान में अपने संपर्क सूत्रों से लगातार बातचीत करता रहा। उसने खुद हिंसा का रास्ता छोड़ने के बाद कश्मीर के युवाओं को भड़काकर उग्रवाद को बढ़ावा दिया। लेकिन वामपंथी विचारधारा के कथित बुद्धिजीवी वर्ग ने यासीन मलिक को एक हीरो के तौर पर पेश किया, जो कश्मीर में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों की मुखालिफत कर रहा था। कश्मीर के युवाओं को आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाने पर वहां पत्थरबाजी के लिए पैसे देने तक के आरोप यासीन मलिक समेत तमाम अलगाववादी नेताओं पर लगे, लेकिन सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में यासीन मलिक ने 4 वायुसेना अधिकारियों और रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की निर्मम हत्या बात कबूल की थी। इसके बावजूद यासीन मलिक पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इतना ही नहीं, पूर्व PM मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात के बाद उसने कश्मीर में शांति प्रक्रिया की बातचीत में आतंकी संगठनों को भी शामिल करने की मांग की थी। यासीन मलिक के हिसाब से आतंकी संगठनों को कश्मीर समस्या का हल निकालने में शामिल करना बहुत जरूरी था। फरवरी 2013 में यासीन मलिक ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी ना दिया जाए, इसके लिए यासीन मलिक ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ मिलकर भूख हड़ताल की थी, जिसके लिए यासीन मलिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारत में कई विरोध प्रदर्शन हुए। बता दें कि अफजल गुरु को संसद हमले को लेकर फांसी दी गई थी। दिसंबर 2016 में अलगाववादी या आतंकवादी नेता यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में गिरफ्तार किया था। तब उन्होंने
पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के अधिवास मुद्दे का विरोध करने की कोशिश की थी। जून 2016 में यासीन मलिक को कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में अलग कॉलोनी बनाने के भाजपा पीडीपी सरकार के फैसले के खिलाफ अपने समर्थकों के साथ विरोध करते हुए श्रीनगर में एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साल 2017 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सभी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आतंकी फंडिंग का मामला दर्ज किया और 2019 में दायर चार्जशीट में यासीन मलिक और 4 अन्य का नाम लिया। एनआईए ने यासीन मलिक पर पाकिस्तान से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया, विशेष रूप से 2010 और 2016 में कश्मीर अशांति के दौरान आतंकवादी गतिविधियों और पथराव करने के लिए। मार्च 2022 में दिल्ली की एक अदालत ने सबूतों की जांच की और यासीन मलिक और अन्य के खिलाफ कड़े यूपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने देखा कि आरोपी यासीन मलिक और उनके साथी सीधे तौर पर पाकिस्तान से आतंकी फंड प्राप्त करने वाले थे। अदालत ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए एक आपराधिक साजिश देखी, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर हिंसा और विद्रोह हुआ। अदालत को लश्कर-ए-तैयबा के संबंध में यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत मलिक के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। 10 मई 2022 को मलिक ने अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए दोषी ठहराया। मलिक ने अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए एक भी वकील नहीं होने का फैसला किया। 19 मई 2022 को मलिक को एनआईए ने साजिश और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में दोषी ठहराया गया। एनआईए ने यासीन मलिक को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। अदालत थोड़ी देर में फैसला सुनाएगी। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।